Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from class 9 history chapter number second, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So in this chapter we are going to study about socialism means मतलब society के बारे में, society कहाँ पे in Europe means यूरोप में कैसी society है and the Russian Revolution और रशिया में कौन सा revolution हुआ. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह मतलब वहाँ पे फ्रांस में क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके इफेक्ट सब कुछ पढ़ा था. तो इस चैप्टर में हम ये देखने वाले कि उसका मतलब उसके इफेक्ट मतलब जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा यूरोप में. सो हम देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द एज ऑफ सोशल चेंज. तो सबसे पहले हम देखने वाले कि सोसाइटी में पहले क्या क्या चेंज आया. इन द प्रीवियस चैप्टर यू रेड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मतलब जैसे इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल देखा जाए, फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है. तो इसके बारे में हम लोगों ने इनके आइडियाज़ के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में. देन द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में मतलब हमें बस ये मतलब बस वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था ये सब बताया था. बट इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले कि सोसाइटी को कैसे स्ट्रक्चर किया गया था. मतलब उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है. वो नोबैलिटी मतलब नोबैलिटी फर्स्ट स्टेट हो गया, सेकंड वो चर्चेस वगैरह का था और थर्ड था मतलब जिसमें कॉमन पीपल है. तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट थे. एज यू हैव रीड बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट. हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था. एंड ऑर्डर इट वाज ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विद कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. तो अरिस्टोक्रेसी मतलब वहाँ पे जैसे मोनार्की थी, मोनार्की मतलब वहाँ पे राजा महाराजा का रूल था तब उस टाइम. और चर्चेस वगैरह भी थी जो क्या करती थी, इकोनॉमिक और सोशल पावर. इकोनॉमिक मतलब जो रिलेटेड टू मनी है, ठीक है, वो सब, और सोशल मतलब सोसाइटी के लिए, तो वो सब कंट्रोल करते थे. सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. अभी जो फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ तो अभी फिर मतलब यूरोप में भी लोगों को लगा कि अगर फ्रांस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, मतलब इतना सोसाइटी में चेंज. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड. तो इसके सिर्फ यूरोप में नहीं, इसके चर्चे पूरे वर्ल्ड में फैल गए कि फ्रांस में मतलब कितनी अच्छे से चेंज, मतलब वैसे तो रिवोल्यूशन किया गया है बट तो भी चेंज आया है वहाँ पे. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derozio talked of the significance of the French Revolution and many others debated the ideas of post-revolutionary Europe. तो इंडिया में राजा राम मोहन रॉय और डिसोरिया, तो इन दोनों ने बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, क्यों किया गया वगैरह, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ बताया. और बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में इस पर डिबेट्स भी हुई थी. तो द डेवलपमेंट इन दिस कॉलोनी इन टर्न रिशेप्ड दिस आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज. मतलब यूरोप के लोगों को भी लगा कि यूरोप में भी क्या है, सोशलिज्म लाना चाहिए हमें. Then, not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. मतलब यूरोप में सबको नहीं बट कुछ लोग जो थे जिनको मतलब अपनी सोसाइटी में क्या चेंजेस लाने थे. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for the gradual shift to those who wanted to restructure society radically. तो मतलब इससे हमें पता चला कि मतलब कुछ लोग थे यूरोप में जिनको एकदम फास्ट चेंज चाहिए था, किसी किसी को बहुत ज़्यादा एकदम धीरे धीरे आराम आराम से चेंज चाहिए था और किसी को तो चेंज चाहिए ही नहीं था. Some were conservatives, others were liberals और रेडिकल्स. तो ऐसे मतलब यूरोप में भी क्या है, सोसाइटी के 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हुई. वो था कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स. तो ये 3 टाइम हम पढ़ेंगे. What did this terms really means in the context of the time? तो इन terms का मतलब क्या होता है ये हम ये next topic पे देखेंगे. What separated these strands of politics and what linked them together? मतलब अब ये लोग ऐसे separate क्यों हो गए और फिर उन्होंने क्या changes लाए, ये सब पढ़ने वाले इस chapter में. We must remember that these terms do not mean the same thing in all the context all the time. मतलब हर जगह इनका मतलब same नहीं रहेगा. And then we will look briefly at some of the important politician traditions of the 19th century and see how they influenced change. मतलब अब इसका मतलब धीरे धीरे देखने वाले कि इस चैप्टर में हम लोग कैसे पॉलिटिकल सिचुएशन है, कैसे कैसे 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई, कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इसका इफेक्ट हुआ. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical formation of society. तो हम एक इवेंट पे भी फोकस करने वाले हैं जिसकी
वजह से हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा चेंज आया. Then through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. मतलब जो मीन्स रशिया में भी रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. फिर सोशलिज्म का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है. इस पे मतलब सब फोकस करने लगे और अभी फिर धीरे धीरे सबको क्या है 20th सेंचुरी में मतलब जो यूरोपियन सोसाइटी थी या फिर रशियन सोसाइटी उसको रीस्ट्रक्चर किया गया. मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आए फिर से. देन ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें बस ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था. तो यहाँ से स्टार्ट था हमारा 1.1 मीन्स द मेन टॉपिक जो है लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. तो ये यूरोपियन सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. नंबर 1 लिबरल्स, सेकेंड रेडिकल्स, थर्ड कंजर्वेटिव. तो देखते सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिबरल से. One of the groups which looked to change society were the liberals. अब liberals भी उनमें से एक थी कि उनको भी सोसाइटी में चेंज चाहिए था. Liberals wanted a nation which tolerated all religion. अब liberals को कैसा नेशन चाहिए कि जहाँ पे सारे रीजन्स फॉलो किए जाने वाले हो. मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक ही रिलीजन पे फोकस किया जाए, नहीं सारे धर्म वहाँ पे माने जाने चाहिए. We should remember that at this time European state usually discriminated in favor of one religion or another. तो यहाँ बताया गया कि मतलब इस टाइम पीरियड में क्या था कि मतलब एक ही रिलीजन को फॉलो किया जाता था, वो था क्रिश्चियनिटी. मतलब ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च. मतलब जब ब्रिटिश का कल्चर रिलीजन क्या था, क्रिश्चियनिटी था. ठीक है, तो इसलिए हमारे इंडिया में स्टार्टिंग से क्रिश्चियनिटी चलता आ रहा है. तब लिबरल्स को चाहिए था कि सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं सारे रिलीजन फॉलो. Liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. मतलब डायनेस्टिक रूलर्स जैसे जो राजा थे पहले के टाइम में राजा थे, तो वहाँ पे ऐसे राजा का मतलब राजा महाराजा को वैसा सिस्टम नहीं चाहिए. हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए जहाँ पे मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट हो. ठीक है, मतलब इलेक्शंस हो, चूज किया जाए, वैसे सिर्फ मतलब वो अपनी ही ना चलाएं. They wanted to safeguard the rights of individual against government. अभी सबको अपने अपने राइट्स मतलब प्रॉपर राइट सबको अपने मतलब इंडिविजुअल के हर प्रॉपर राइट जो उनका मतलब अधिकार है तो वो मिलना चाहिए. They argued for representative elected parliament government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. तो भी इनको क्या चाहिए थी, एक मिनट, यहाँ पे जुडिशरी मतलब कोर्ट वगैरह. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि मतलब लिबरल्स को एक डेमोक्रेटिक नेशन चाहिए था जहाँ पे मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट अपना खुद चलाए, वो मतलब लोगों की सुने और फिर वो डिसीजन ले. ठीक है, वैसा उनको चाहिए था. और मतलब और वेल ट्रेन जुडिशरी भी होनी चाहिए, मतलब अच्छे कोर्ट्स होने चाहिए जो मतलब इनके अंडर में ना हो, मतलब ये गवर्नमेंट के अंडर में ना हो, मतलब वो इंडिपेंडेंट रहे, मतलब किसी के दबाव में ना रहे. However, they were not Democrats. देखो अभी लिबरल्स क्या है, लिबरल्स डेमोक्रेट्स नहीं थे. लिबरल्स क्या नहीं थे, डेमोक्रेट्स नहीं थे. They did not believe in universal adult franchise. सभी उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में उतना बिलीव नहीं करते थे. मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 ईयर्स की एज पे या 18 ईयर्स से ज़्यादा हम लोग मतलब वही लोग वोट कर सकते हैं. That is the right of every citizen to vote. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सबको राइट है वोट करने का, बट जो 18 साल के ऊपर है बस उन्हीं को. तो वो इसमें बिलीव नहीं करते थे. लिबरल्स क्या है, ये राइट टू वोट में बिलीव नहीं करते थे. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. अब इनको क्या चाहिए था, वो चाहते थे कि वुमेन वोट ना करे, सिर्फ और सिर्फ मेन करे. अब इस पे भी कंडीशंस है, मेन कौन करेंगे, मेन जिनके पास प्रॉपर्टी है वही कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कंडीशंस भी थे. तो ये था हम लोगों ने पढ़ा लिबरल्स के बारे में कि उनको क्या क्या चेंजेस चाहिए थे. अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में. इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके अपोजिट में रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन. अभी रेडिकल्स को कैसा नेशन चाहिए था, वो उनको चाहिए था जहाँ पे गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट हो, जो मेजॉरिटी हो, मतलब जहाँ पे मेजॉरिटी हो वही गवर्नमेंट इलेक्ट की जाए. मैनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट्स. तो बहुत सारे लोगों ने क्या वुमेन्स की जो सफ्रेगेट मूवमेंट थी वो उसको सपोर्ट किया. सफ्रेगेट मूवमेंट मतलब मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, मतलब जहाँ पे वुमेन्स भी मतलब वोट दे सकती है. ठीक है, वो है वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट. Unlike liberals, they oppose the privileges of great landowners and wealthy factory owners.
कंजर्वेटर्स। अभी जैसे लिबरल्स में क्या हुआ था कि उन्होंने जैसे वो चाहते थे कि सबको जैसे मतलब कोई भी एक लैंड है तो अकेली सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी की ना हो, उस वो क्या मतलब उसका सब में हिस्सा आना चाहिए, मतलब सिर्फ अकेली, क्योंकि फैक्ट्री मतलब सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स की ना हो, मतलब बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे सिर्फ उनको ही वो लैंड नहीं दी जाए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब उनको ये नहीं था कि उसके खिलाफ थे, ये नहीं था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे, बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ यू। बट मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि बस एक ही के हाथ में सारी प्रॉपर्टीज रहे, या फिर कुछ लोगों के साथ में, वो चाहते थे कि सबके साथ इक्वली डिवाइड हो, ठीक है। तो ये रेडिकल्स के मतलब रिफॉर्मर्स थे जो उनको लाने थे। देन नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव्स, थर्ड इज कंजर्वेटिव्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अभी कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों को अपोज किया, मतलब उसके दोनों के खिलाफ गया, ठीक है। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड्स टू नीड फॉर चेंज। अभी फिर जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसके डिस्कशन वगैरह के बाद फिर कंजर्वेटिव्स को भी लगा कि कुछ चेंज अभी करना ही चाहिए। देन अर्ली इन द 18th सेंचुरी, इससे पहले क्या हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स को क्या लगता था, दैट कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज। मतलब पहले 18th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन होने से पहले इनको चेंज नहीं चाहिए था, बट अचानक से क्या हुआ, इन द 19th सेंचुरी में दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनविटेबल। अब उनको लगा ठीक है, 19th सेंचुरी, फिर उनको इतनी देर बाद जाके दिमाग आ रहा है कि ठीक है अभी हम एक्सेप्ट कर लेंगे कोई भी चेंज, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। बट उनको क्या था कि पास्ट को क्या है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे कोई भी चेंज हो, पास्ट को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। और चेंज कैसे चाहिए था उनको, एकदम स्लो, एकदम धीरे धीरे, ग्रेजुअली उनको चेंज चाहिए था सोसाइटी में। तो ये थे कंजर्वेटिव के थॉट्स। अभी द नेक्स्ट इज such differing ideas about societal change clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution। मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब जो हड़बड़ी वगैरह हुई थी, मतलब जो इतने सारे चेंजेस लाए थे, वो पॉलिटिकल टर्मोइल हो गया। देन यहाँ पे बताया क्या कि मतलब कुछ मतलब देखो, जैसे अब मैंने आपको बताया रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, तो इन तीनों के क्या है, सबके अलग अलग आइडियाज थे, अलग अलग डिफरेंट आइडियाज, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज थे। और अभी सोसाइटी में कैसे चेंज लाना चाहिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फिर अभी देखते कैसे डिसाइड हुआ। Then the various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies। मतलब फिर धीरे धीरे क्या है, मतलब ये अटेम्प्ट किए गए, जो इन्होंने चेंजेस सोचे थे वो इन्होंने मतलब इम्प्लीमेंट करना शुरू किए, ठीक है। देखते भी क्या क्या इम्प्लीमेंट हुए हैं। देन नेक्स्ट इज, अभी पहले हमने देखा सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ये कब हो रहा था, ये जब हो रहा था तब यूरोप में क्या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी अर्बन एरियाज में, और नई नई फैसिलिटीज आ रही थी, ठीक है। तो ये तब की बात है जब ये कंट्री डेवलप हो रही थी, ठीक है, डेवलप हुई नहीं थी, हो रही थी उस टाइम। और वहाँ पे क्या क्या सोशल चेंज है, तो इस टॉपिक में हम वो पढ़ेंगे। देन दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन फॉर अ न्यू टाइम। अब ये जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स थे, ठीक है, तो ये कुछ ही टाइम तक थे, मतलब ये नया टाइम तभी आया था। इट वॉज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड एंड सोशल इकोनॉमिक चेंज। यही है जिसमें मैंने आपको बताया है कि नए नए चेंजेस हो रहे थे, तब का टाइम था। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप। जब नई नई सिटीज आई तब का टाइम था। एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप, और नई नई इंडस्ट्रीज वगैरह फॉर्म होने लगी। एंड रेलवेज एक्सपैंडेड, रेलवेज का नेटवर्क जो है वो और बढ़ गया, एक्सपैंड हो गया। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑकर्ड, तो इसकी वजह से अभी एक्सपैंड हुआ। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्री में मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का रेवोल्यूशन भी हुआ, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, मतलब रेवोल्यूशन हुआ। तब रेवोल्यूशन किस बात पे हुआ, ये इस टॉपिक में बताया गया। Then industrialization brought men, women and children to factories। अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कंट्री डेवलप हो रही है, और उसके अलावा अभी इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्री भी नई नई फॉर्म हो रही है। इंडस्ट्री फॉर्म हो रही है तो क्या चाहिए, उसके लिए वर्कर्स चाहिए। तो अभी वर्कर्स कौन काम कर रहे हैं, मेन, वुमेन और चिल्ड्रंस। देन वर्क आवर्स ओवर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस फॉर पुअर। तो मतलब और वर्कर्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दिया था कि मतलब वर्किंग टाइम जो है बहुत बढ़ा दिए थे,
थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करवाए जाते, और उल्टा उनको वेजेस जो है वो भी कम दिए जा रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, अभी अनएम्प्लॉयमेंट तो कॉमन ही है, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इसकी वजह से क्या है, मतलब फिर धीरे धीरे इसकी डिमांड भी, मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी कम होने लगी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। हाउसिंग, सैनिटेशन वगैरह, मतलब ये सब भी एक प्रॉब्लम निकल के आई। लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। अभी फिर जब ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी तो फिर लिबरल्स और रेडिकल्स ने सोचा कि मतलब इसका कुछ तो भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर। Then almost all industries were the property of individual, मतलब लगभग आधे से ज़्यादा, मतलब सारी की सारी इंडस्ट्री देखे जाए तो वो इंडिविजुअल्स की थी, मतलब वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves were often property owners and employers। लिबरल्स और रेडिकल्स में से कुछ लोग थे जो प्रॉपर्टी ओनर्स भी थे और उनमें से कुछ एम्प्लॉयर्स भी थे। Having made their wealth through trade or traditional ventures, they felt that such efforts should be encouraged। मतलब अभी यहाँ पे वेल्थ वगैरह, मतलब इतना जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो देखो अभी लिबरल्स और रेडिकल्स जो है वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे, वो चाहते थे कि इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन है। तो अभी जाहिर सी बात है जो लिबरल्स और रेडिकल्स क्या है, वर्कर को सपोर्ट करेंगे। That its benefit would be achieved if the workforce and the economy was healthy and children and citizens were educated। मतलब अगर इसके benefits क्या होंगे, अगर would be achieved, इसके benefits क्या मिलेंगे जब इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी, मतलब हेल्थ अच्छी होगी इकोनॉमी की, और सिटीजन जब एजुकेट होने लगेंगे धीरे धीरे। Then opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, and they firmly believed that the value of individual efforts, labor and enterprises। मतलब फिर इन्होंने क्या अपोज किया, वर्कर्स वगैरह ने अपोज किया कि मतलब जो पहले एरिस्टोक्रेसी है वो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे बर्थ से एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो जैसे जो राजा है तो उसका बेटा राजा ही बनेगा, ठीक है, तो ये एरिस्टोक्रेसी नहीं होनी चाहिए बर्थ से, मतलब जन्म से। जैसे किसी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो उसका बेटा भी बिजनेसमैन ही बनेगा, तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है। So then if freedom of individuals was ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop। मतलब अगर सबको इंडिविजुअल, सबको फ्रीडम दिया जाए तो पुअर भी क्या है, सोसाइटी को डेवलप कर सकता है। Then many working men and women who wanted change in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। अब बहुत सारे मतलब men और women, मतलब सब जिनको चेंज वगैरह चाहिए था तो उन्होंने रैलीज वगैरह की, ठीक है, रैलीज की ताकि उनको, मतलब पार्टीज वगैरह बनाई ताकि उनको चेंज मिल सके। The next, some nationalists like liberals and radicals wanted revolutions to put an end to kind of government established in Europe in 1815। तो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम यूरोप में, तो लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि मतलब ये रिवोल्यूशन करके गवर्नमेंट हटाई जाए, क्योंकि उसकी वजह से वर्कर्स का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और सोसाइटी भी डेवलप नहीं हो रही थी। मतलब हो तो रही थी उस टाइम, बट क्या है, वर्कर्स की लिविंग कंडीशन क्या और पुअर से भी पुअर होती जा रही थी। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। तो फिर फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, ठीक है, तो इनमें क्या किया कि मतलब वो मोनार्की को हटाने की मतलब ट्राई की, इन्होंने प्लानिंग वगैरह की गवर्नमेंट के खिलाफ। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर all citizens would have equal right। फिर अभी नेशनलिस्ट जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो चाहते थे कि ऐसा नेशन बने जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स हो। कैसे राइट्स हो, सबको इक्वल राइट्स हो। आफ्टर 1815 Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy। तो 1815 के बाद जो Giuseppe Mazzini थे क्या थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, सॉरी इटालियन, ठीक है। तो Giuseppe Mazzini एक इटालियन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने मतलब बहुत कुछ अचीव किया था इटली में। एंड नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रेड हिज राइटिंग्स, और जो इंडिया के नेशनलिस्ट थे वो उनकी राइटिंग्स वगैरह क्या है, गॉसिप मजानी की पढ़ भी पाते थे, ठीक है, वो रीड करते थे सब।
तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रीज वगैरह में क्या क्या हुआ, रिवोल्यूशन, मतलब वो तो अभी होने वाला है, तो उसमें आगे में इस चैप्टर में तो मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह थी हम लोगों ने ये सब देखा। इंडस्ट्री मतलब जब ये सिटी की ग्रोथ हो रही थी यूरोप की। द नेक्स्ट इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया? देन परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। अभी सब ये सोचने लगे अभी कैसे मतलब कैसे हम जो सोसाइटी है उसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर दिमाग में आया कि बाय द हेल्प ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म की हेल्प में हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं सोसाइटी को। बाय द मिड 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attentions. मतलब जब मतलब 19th सेंचुरी के बीच में सोशलिज्म ये निकल के आया कि मतलब सोशलिज्म की तरफ मतलब बहुत लोग सब अट्रैक्टेड होते गए धीरे धीरे सोशलिज्म की। मतलब अब तो सोशलिज्म लाना ही है हमें अपनी सोसाइटी में, तो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया पूरे यूरोप में। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड सो इट एज अ रूट ऑफ ऑल सोशलिज्म ऑफ द टाइम। अब जो सोशलिस्ट थे उनको सबसे बड़ा दुश्मन क्या दिख रहा था? प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले। जो कुछ भी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? प्राइवेट प्रॉपर्टीज वालों की वजह से। उनको सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन क्या लग रहा था? प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अभी क्यों क्यों लग रहा था उनको कि सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज की वजह से हो रहा है? इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गिव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर कंसर्न्ड ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु हैड मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। अभी देखो जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह, तो उसमें मतलब अभी प्रॉफिट कौन कर रहा है? प्रॉफिट जैसे प्रॉफिट किसकी वजह से हो रहा है? वर्कर्स की वजह से। अब मतलब वो प्रॉफिट कौन कर रहा है? वर्कर्स। अब प्रॉफिट ले कौन रहा है? वो सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स, मतलब प्रॉफिट सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स की वजह से मिल रहा है, बट जिसकी वजह से वो इतनी प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जितनी वो गेन कर रहे हैं, तो वो सब वर्कर्स की वजह से हो रहा है, बट उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। So if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest। मतलब जितना हमारी सोसाइटी, जैसे अगर सिंगल इंडिविजुअल होगा, मतलब अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज रहेगी, जैसे एक पर्सन के पास बहुत प्रॉपर्टी है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन कहाँ पे जाएगा कि वो और प्रॉफिट कमाए, ठीक है, उधर ही जाएगा। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। अभी सोशलिस्ट को क्या इसमें चेंज चाहिए था? वो नहीं चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी सिर्फ एक के हाथों में, वो चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टीज क्या है हर एक के पास इक्वली डिवाइडेड हो। तो इसके लिए उन्होंने कैंपेन वगैरह भी किया। The next is how could a society without property operate? अगर किसी पास प्रॉपर्टी होगी नहीं तो फिर सोसाइटी कैसे चलेगी? Then what would be the basis of socialist society? अभी सोशलिस्ट सोसाइटी होने के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? had different visions of the future। तो सोशलिस्ट क्या चाहते थे कि वहाँ पे मतलब उन्होंने अलग अलग अपने चेंजेस वगैरह प्लान किए थे कि उनको क्या क्या आगे चेंजेस लाने हैं। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, मतलब कुछ चाहते थे कि कोऑपरेटिव्स का आइडिया, कोऑपरेटिव्स मतलब कुछ मेंबर्स का ग्रुप बनाया जाए और फिर उसको लीड किया जाए। देन तो ऐसे कुछ कोऑपरेटिव्स थे निकल के आए, जैसे पहले थे रॉबर्ट ओवेन। तो 1771 to 1858 लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, that is USA। तो ये क्या चाहते थे कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए अब, और उसका नाम क्या रखा जाए? न्यू हार्मनी इन इंडियाना। तो और ये कोऑपरेटिव कम्युनिटी कहाँ बनी थी? यूएसए में। ये एक सोशलिस्ट थे रॉबर्ट ओवेन। फिर नेक्स्ट आते हैं अदर सोशलिस्ट फील दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो अभी जो दूसरे कोऑपरेटिव थे वो चाहते थे कि सिर्फ इंडिविजुअल इनिशिएटिव पे बने। तो वो थे जैसे दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट्स एनकरेज कोऑपरेटिव्स। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट मतलब इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स वगैरह को। कौन इनकरेज करे? गवर्नमेंट। देन इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, मतलब फ्रांस में एग्जांपल के लिए जैसे फ्रांस में लुइस ब्लैंक थे, ठीक है, लुइस ब्लैंक अभी थर्ड थे लुइस ब्लैंक। तो 1813 to 1882 में वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। तो वो चाहते थे कि मतलब कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस मतलब उसको रिप्लेस किया जाए, वो नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट मतलब कॉपरेटिव्स को इनकरेज करें। Then these cooperatives were to be association of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members। और ये कॉपरेटिव्स चाहते थे कि मतलब ऐसा नहीं कि सारी मतलब प्रॉफिट जो है वो प्रॉपर्टी ओनर्स को मिले। वो चाहते थे कि मतलब सब में जिन्होंने जितना काम किया है उसके हिसाब से क्या वो लैंड के डिवाइड होनी चाहिए।
Then after that, Karl Marx and Friedrich Engels. तो ये भी दो कम्युनिस्ट हैं. तो इन्होंने क्या किया, एडेड देयर आइडियाज टू द बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. अब जब ये डिबेट्स इतनी चली रही थी तो इन्होंने भी अपना आइडियाज रख दिए. दैट मार्क्स, अभी यहाँ पे कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट. मतलब कार्ल मार्क्स ने आर्ग्यू किए कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वो सिर्फ कैपिटलिस्ट है, मतलब वो सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स की, सबकी जो मतलब वेल्दी है, लैंड ओनर्स है, उनकी है सिर्फ. कैपिटलिस्ट ओन्ड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज. अब कैपिटलिस्ट मतलब जो बड़े बड़े लोग रहते थे उनकी है. तो ये मतलब ये क्या फैक्ट्रीज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं. एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स. अभी ये फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं और इनका प्रॉफिट कौन निकालता है, वर्कर्स. बट प्रॉफिट मिलता है किसको है, ये कैपिटलिस्ट को. द कंडीशन ऑफ वर्कर्स वुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्युमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटल्स. जब तक ये सारा प्रॉफिट प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह को मिलता रहेगा तो फिर तो वर्कर्स की कंडीशन तो और बदतर से भी बदतर हो जाएगी. देन वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो वर्कर्स चाहते थे कि कैपिटलिज्म को हटाया जाए, रिमूव किया जाए और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी हटा दिया जाए. Then Marx believed that a radically socialist society where all property was socially controlled. अभी मतलब जो सोसाइटी है वो तो प्रॉपर्टी वगैरह के अंडर कंट्रोल में चलती है. This would be a communist society. तो अभी ये इसके खिलाफ ना हम एक कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होगा कम्युनिस्ट पार्टी. He was convinced that workers would triumph in their conflict with capitalists. मतलब अभी इसमें क्या है, जो वर्कर्स वगैरह है वो क्या इसके खिलाफ जो है मतलब आवाज उठा पाएंगे. कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज अ नेचुरल सोसाइटी ऑफ फ्यूचर. कम्युनिस्ट सोसाइटी क्या थी, मतलब नेचुरल सोसाइटी था फ्यूचर का. तो ये भी चेंजेस ही हैं. देन नेक्स्ट इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे यूरोप में सोशलिज्म आया, वर्कर्स वगैरह के खिलाफ, मतलब कैपिटलिस्ट वगैरह इनके खिलाफ आवाज उठाई थी वर्कर्स ने. अभी नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म. अभी सोशलिज्म को सपोर्ट किस तरीके से किया और क्या क्या स्टेप्स उठाए इसको सपोर्ट करने के. सो दैट बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप. अभी 1870s में जो सोशलिस्ट के आइडियाज थे मतलब पूरे यूरोप में फैल गए. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी. तो मतलब फिर मतलब ताकि इसमें और एफर्ट्स डालने के लिए और प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, ताकि और ये अच्छा साबित हो हमारी सोसाइटी के लिए, तो इन्होंने क्या, सोशलिस्ट ने क्या एक इंटरनेशनल बॉडी तैयार की जिसका नाम क्या था, द सेकंड इंटरनेशनल. जिसका नाम क्या था, क्या रखा उन्होंने, सेकंड इंटरनेशनल. Then workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. तो इंग्लैंड में जो वर्कर्स थे, इंग्लैंड और जर्मनी, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि मतलब हम वर्कर्स हैं, उनकी लिविंग कंडीशन क्या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसको और बेटर उसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जाए, तो उन्होंने वो डिसाइड किया. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. तो उन्होंने क्या किया, जैसे मतलब वर्कर्स वगैरह को फंड्स मिले, ठीक है, और मतलब उनका जो वर्किंग आवर्स है वो इतनी टाइम तक काम करते हैं वो भी कम हो जाए, और उनके मतलब वोट करने का राइट मिले, उनके मतलब उनको वोट करने का राइट दिया जाए, और मतलब उनको अच्छी वेजेस दी जाए. In Germany, these association worked closely with the Social Democratic Party and helped it win parliamentary seats. तो अभी जर्मनी में एक पार्टी बनी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको हम बोलते हैं SPD. तो उसने मतलब हेल्प की ताकि हम ये सीट्स विन कर पाए, मतलब ये इलेक्शन वगैरह है इसमें जीत पाए. By 1905, socialist and trade unionist formed a labor party in Britain and a socialist party in France. तो फिर ऐसे धीरे धीरे जैसे SPD ये पार्टी जर्मनी में हुई थी. फिर क्या हुआ, फिर लेबर पार्टी कहाँ बनी, ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में. से धीरे धीरे वर्कर्स के लिए पार्टी बनना स्टार्ट हो गई. However till 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप. तो मतलब 1940 में सोशलिस्ट के कितने भी उन्होंने ट्राई करे, बट तो भी उनकी क्या है, वो इलेक्शन में जीत नहीं पा रहे थे, वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे थे, कितनी भी उनको वोट्स मिले, मतलब कितना भी उन्होंने कितना कुछ किया वर्कर्स के लिए, तो भी वो जीत नहीं पा रहे थे.
They're represented by strong figures in parliamentary politics. Their ideas did shape legislation, but government continued to be run by conservatives, liberals and radicals. तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो मतलब फिर गवर्नमेंट कौन चला रहा था? कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स, यही तीनों लोग चला रहे थे. देन नेक्स्ट इज अभी सेकंड पिलर है वो है द रशियन रिवोल्यूशन. क्या है अभी? ये हम लोगों ने यूरोप के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट है हमारा रशियन रिवोल्यूशन. अभी मतलब रशिया में रिवोल्यूशन कैसे आया. देन यहाँ पे अभी रशिया की बात करेंगे, ठीक है. तो इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट्स सिचुएशन वाज रिवर्स्ड. अभी यूरोप के कुछ स्टेट्स में क्या है, ये थोड़ी सी मतलब अपोजिट हो गई, थोड़ी चेंज हो गई. हम ये जो सिचुएशन क्या है वो चेंज हो गई. तो सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917. तो फिर जब अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ तब इन्होंने क्या किया, मतलब सोशलिस्ट ने क्या है फिर गवर्नमेंट बनाई, फिर उनकी जाके गवर्नमेंट बनी अक्टूबर रिवोल्यूशन जब चल रहा था तब. द फॉल ऑफ monarchy in February 1917 and the events of October are normally called the Russian Revolution. अभी जो भी मतलब अक्टूबर रिवोल्यूशन और फरवरी रिवोल्यूशन में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, कवर करेंगे. तो इसमें क्या है, यहाँ पे इन दोनों में जो भी नॉर्मली जो भी गवर्नमेंट बनी, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो राजा महाराजा का रूल था तब तो हट गया था, तब वहाँ पे रिवोल्यूशन करे गए थे ताकि हट जाए. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को रशियन रिवोल्यूशन. Then how did this come about? अभी कैसे हुआ? What were the social political conditions in Russia when the revolution occurred? जब ये revolution मतलब हुआ तब क्या reason था इसके पीछे और क्या changes इनको लाने थे? To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. अभी ये इनके आंसर जानने के लिए हमें रशिया में मतलब देखना पड़ेगा कि रिवोल्यूशन के पहले क्या क्या मतलब क्या क्या कंडीशंस थी, यहाँ पे क्या क्या सिचुएशंस थी. So let's start from the first topic, that is the Russian Empire in 1914. अभी रशिया का एम्पायर 1940 मतलब रिवोल्यूशन के पहले की बात है ये. In 1914 जार निकोलस टू रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर. तो अभी रशिया क्या, जैसे आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा रशियन एम्पायर, ठीक है, एक मिनट, आई शुड चेंज द कलर. तो ये पूरा रशियन एम्पायर, तो ये बहुत बड़ा है. तो इसको अकेले को रूल कौन करता था? जार निकोलस टू. तो मतलब उसका नाम है जार निकोलस टू. तो जिसके आप फोटो देख सकते हैं जार निकोलस टू. तो जो पूरे रशिया को मतलब ये मोनार्की वहाँ पे थी, ये राजा था वहाँ का. तो बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे. अभी यहाँ पे मतलब रशिया में कौन कौन से ये कंट्रीज वगैरह हैं इंक्लूड किए गए, तो उनके नाम बताए गए हैं. जैसे आज तो फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस. तो ये सब अंडर रशिया आते हैं. इट स्ट्रेच टू द पैसिफिक ओशन एंड कंप्राइज टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स. तो आज के मतलब जो एशियन स्टेट्स है वो भी रशिया के अंदर आते थे पहले, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, ये सब. एंड द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. अभी रशिया है तो यहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है, तो ये क्या मेजर रिलीजन था इनका, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. तो अब मतलब यहाँ पे क्या था, मतलब जिसमें यहाँ पे ग्रीक मतलब सिर्फ चर्चेस वगैरह ही थी, सब रिलीजन फॉलो किया जाता था. बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट. बट इनके एम्पायर में कौन कौन लोग रहते थे? मुस्लिम्स भी रहते थे, जो बुद्धिस्ट थे, क्रिश्चियन थे, कैथोलिक्स थे, मतलब ये सब रिलीजन के लोग रहते थे. बट वहाँ पे फॉलो क्या किया जाता था? ओनली क्रिश्चियनिटी. Then if we move next, that is economy and society. अब रशिया में इकोनॉमी और सोसाइटी मतलब क्या क्या चेंजेस है इसमें ये पढ़ेंगे. Now at the beginning of 20th century the vast majority of Russian people were agriculturists. तो वहाँ पे 20th century की स्टार्टिंग में क्या थे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा लोग बोला जाए तो रशिया के आधे से ज़्यादा लोग हैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर में ही वो डिपेंड थे, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट थे सब, आधे ज़्यादा फार्मर्स थे.
About 85% of Russians empire population earned their living from agriculture. मतलब अभी 85% बोल तो बहुत ज़्यादा लोग, हाँ, तब पूरी की पूरी कंट्री ही मानी जाए तो सभी एग्रीकल्चर में मतलब इंक्लूडेड थे, उधर से अपनी लिविंग वगैरह चलाते थे. दिस प्रपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज. मतलब ये प्रपोर्शन क्या है, मतलब यूरोपियन की दूसरी कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा था. फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जाम्पल में इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%. और फ्रांस और जर्मनी में देखा जाए तो 40 या 50% तो एग्रीकल्चर में ही थे. एंड इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स एंड रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. तो पूरे एम्पायर में देखा जाए तो सबसे मतलब रशिया क्या है, सबसे मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का, क्योंकि आधे से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और बहुत लोग थे मतलब जो खुद की नीड्स के लिए उगाते थे और कुछ लोग खुद की नीड्स के लिए भी रखते थे और मार्केट में भी सेल करते थे. तो इससे क्या है, रशिया को क्या कहते हैं, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. देन इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स. अब यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री पॉकेट्स मतलब बहुत ही कम, ऐसे नहीं कि पॉकेट में लेके जाके इंडस्ट्री मिलती नहीं है, ऐसा नहीं है. इंडस्ट्री क्या तब उसमें बहुत कम थी, मतलब एग्जिस्ट या फिर एक या दो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है. मतलब इतना बड़ा रशिया, इतना बड़ा एम्पायर है और उसमें एक या सिर्फ दो इंडस्ट्री. प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को. सिर्फ यहाँ दो ही जगह इंडस्ट्री थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को. क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप. तो कुछ जो क्राफ्ट्समैन थे तो उन्होंने मतलब आजू बाजू वगैरह फैक्ट्रीज में इन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया, अपनी शॉप्स वगैरह लगाने लगे. मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s. बहुत सारी फैक्ट्रीज थी जो कहाँ पे सेटअप हुई, 1890s में. व्हेन रशियाज रेलवेज नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड. जब मतलब रेलवेज जब एक्सपैंड हो रहा था, ये तब की बात है. एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज. और मतलब बहुत लोग थे, मतलब फॉरेन से भी लोग क्या है मतलब इन फैक्ट्रीज में, इन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते थे. कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रबल्ड. मतलब यहाँ पे कोल प्रोडक्शन और डबल हो गया, आयरन और स्टील का भी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा प्रोडक्शन. बाय द 1900s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स. तो देखा जाए तो तब उस टाइम मतलब फैक्ट्री वर्कर्स और जो क्राफ्ट्समैन थे इक्वल ही हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नंबर दोनों के सेम थे, क्वांटिटी सेम हो गई थी दोनों की. Then most industry was a private property of industrialist. मतलब आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री क्या थी, मतलब देखो अभी ज़्यादा से ज़्यादा सबकी इंडस्ट्री प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे होती है. एंड गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. अभी गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि मतलब बड़ी फैक्ट्रीज जिसमें वर्कर्स काम तो करें बट उसमें मिनिमम वेज होने चाहिए, मतलब कम से इतना भी नहीं, मतलब थोड़ी कम वेज होनी चाहिए और मतलब लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क. मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम करवा रही है, बहुत ज़्यादा कम काम करवा रही है, ऐसे नहीं. उनको क्या है जितना मतलब एक लिमिटेड आपको फिक्स्ड आवर्स देने पड़ेंगे जितना वो लोग काम कर सके. बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन. तो बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर के रूल वगैरह नहीं तोड़ सकते. इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वो समटाइम्स 15 आवर्स. कभी कभी तो 15 घंटे काम करना पड़ता था उनको वहाँ पे. एंड कंपेयर्ड विथ 2 और 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज. 15 घंटे कहाँ पे, वर्कशॉप्स वगैरह में, और 10 से 12 घंटे फैक्ट्रीज में. एंड अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटोरीज. मतलब दोनों जगह क्या है, अलग अलग काम चलता था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफर करता था एक दूसरे से. Then workers were divided social group. अब workers को क्या मतलब इनका भी ग्रुप बना दिए थे, इनको भी सेपरेट कर दिया गया था. Some had strong links with villages from which they came. अभी किसी के पास मतलब जो जिस गांव से आए तो वहाँ पे उनकी क्या स्ट्रॉन्ग लिंक्स होगी, अच्छे खासा बॉन्ड होगा वहाँ पे. And others had settled in cities permanently. अभी इंडस्ट्रीज आ रही है तो पैसे कमाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो सबको सिटीज आना पड़ेगा, तो कुछ लोग तो वहीं सेटल हो गए थे सिटीज में परमानेंटली. वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल. अभी स्किल के बेसिस पे मतलब कोई ज़्यादा स्किल्ड है, कोई कम स्किल्ड है, तो इसके बेसिस में डिवाइड किया गया था. अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग कॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स अरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स. तो पीटर्सबर्ग जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटल वर्कर भी बोलते हैं. तो वहाँ पे पहले क्या राजा महाराजा का रूल चलता था. द ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल. तो वहाँ का ऑक्यूपेशन मतलब वहाँ का जो काम था उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men.
मतलब फिर धीरे धीरे क्या है 1914 के चलते फिर वुमेन भी 31% तो वुमेन ही काम करने लगी थी फैक्ट्रीज, बट मतलब वो भी सेम काम करती थी एज मैन, बट उनको क्या है मतलब कम वेजेस मिलते थे, मैन से कंपेयर करें तो उनको कम वेजेस मिलते थे, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन्स वेज, मतलब जैसे मैन की वेज जितनी है उससे 3/4 क्वार्टर्स। Then divisions among workers showed themselves in dress and manners too. अभी डिवीजन मतलब वर्कर्स वो ड्रेस क्या मतलब कैसे कपड़े पहनते हैं वो लोग, हाँ कितने मैनर्स है उसके बेसिस पे भी डिवाइड किए गए थे. Some workers formed association to help members in times of unemployment or financially hardship, but such associations were few. अभी कुछ वर्कर्स ने ऐसी एसोसिएशन स्टार्ट की जहाँ पे जिन लोगों को जब भी जरूरत हो तो वहाँ पे वो मतलब उनको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प कर सके, बट ऐसी एसोसिएशंस क्या बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती थी. देन डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्रीड विद एम्प्लॉयर्स बट डिसमिलर्स ऑफ वर्क कंडीशंस. मतलब ये डिवीजन के बाद भी क्या वर्कर्स क्या है सब जैसे एक यूनाइटेड मतलब सब एकजुट होकर काम करते थे. अगर किसी ने वर्क बंद कर दिया तो फिर सब लोगों ने ही बंद कर दिया, ठीक है, तो ऐसा होता था वहाँ पे. देन दीज स्ट्राइक्स टुक प्लेस फ्रीक्वेंटली इन द टेक्सटाइल industry during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902. तो ये जो स्ट्राइक्स थी तो मतलब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी होती थी और मेटल इंडस्ट्रीज में भी होती थी. देन इन द कंट्री साइड पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. तो कंट्री साइड में क्या है जो पीजेंट्स थे जो फार्मर्स वगैरह थे उन्होंने बहुत सारी लैंड के कल्टिवेट करके रखी थी. बट द नोबिलिटी द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज. तो जितनी लैंड थी उससे ज़्यादा मतलब उनमें से एक लार्ज पोर्शन जो है जैसे जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होते हैं नोबिलिटी चर्चेस वगैरह इन्होंने मतलब जब्त करके रखी थी वो लैंड के, इन्होंने उनसे छीन ली थी. देन लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड. वर्कर्स और पीजेंट्स को भी डिवाइड कर दिया गया था. दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस. उनको भी मतलब एज अ रिलीजियस वर्क करवाया गया था, ठीक है. द नेक्स्ट इज बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी. बट अंदर ही अंदर उनको क्या है कोई रिस्पेक्ट नहीं थी नोबिलिटी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वो अपनी लैंड क्या वो अपने नाम पे कर रहे हैं तो उनके पास क्या मतलब बहुत कम रिस्पेक्ट थी उनके लिए. नोबल्स गॉट द पावर्स एंड पोजीशंस थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार. अब नोबल्स को पावर कैसे मिली थी वो तो जार ने दी थी, ठीक है, एंड नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी. मतलब फेमस हुई इसकी वजह से नहीं मिली उनको पोजीशन, वो इसलिए मिली क्योंकि वो उनको जार ने दी थी. दिस वाज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज इन ब्रिटेनी. मतलब यहाँ पे जैसे फ्रांस में जैसे मतलब जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम. मतलब फार्मर्स वगैरह नोबल्स की रिस्पेक्ट की थी और उनके लिए लड़े थे. बट अभी ऐसा नहीं है, रशिया में क्या है उल्टा है. पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम. अब जो मतलब नोबल्स ने पीजेंट्स के लैंड लेके रखे हैं, पीजेंट्स को क्या वापस चाहिए, तभी उनके खिलाफ है. नाउ फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स. अब इन्होंने धीरे धीरे क्या करना चालू कर दिया, अभी आधे से ज्यादा लैंड उनके पास थी, नोबल्स चर्चेस क्रिश्चियनिटी वगैरह इनके पास है, तो इन्होंने अभी रेंट देना ना बंद कर दिया. मतलब हम नहीं देंगे रेंट क्योंकि इनके नाम पे तो थी नहीं वो लैंड, हाँ हम नहीं देंगे रेंट ऐसा बोल दिया. और कुछ लैंडलॉर्ड्स को तो मर्डर ही कर दिया, उनको मर्डर ही कर दिया. इन 1902 दिस ऑकर्ड ऑन लार्ज स्केल इन साउथ रशिया. तो साउथ रशिया के साउथ साइड में हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा. एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया. कुछ इंसिडेंट तो पूरे रशिया में फैल गए थे. And after that Russian peasants were different from other European peasants in another way. अभी रशियन के peasants क्या थे, यूरोपियन के peasants से बहुत ज़्यादा अलग थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग थे. Then they pooled their land together periodically and they commune divided it according to the needs of individuals family. अभी मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब लैंड को कैसे डिवाइड किया कि किसकी कितनी नीड्स है. अगर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा ही नीड है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पुअर है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा लैंड दी जाती. अभी कुछ अच्छे घर से तो उनको मतलब जो मिडिल क्लास से है तो उनको क्या जितनी उनके हिस्से में आती थी उनकी लैंड उनको मिलती थी. तो ऐसा था, मतलब नीड के हिसाब से क्या है लैंड डिवाइड की गई थी. तो द नेक्स्ट इज सोशलिज्म इन यूरोप, रशिया, सोशलिज्म रशिया. So this we are going to start from the next video. In this video only till here only.
So we have completed one pillar of this chapter. So thank you so much for watching this video. From the next video we're gonna start from socialism in Russia. So thank you so much for watching this video. So please like, share and subscribe this video. Bye guys.